दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सत्ता की ताकत अगर बहुमत के साथ जुड़ जाए तो उसके बाद राजनीतिक लाभालाभ ही होगा, क्योंकि सरकार चलाते वक्त कोई भी राजनीतिक दल ये जरूर चाहता है कि जो भी निर्णय सरकार ले उसका सीधा लाभ उसकी पॉलिटिकल पार्टी को मिले। और बीते 10 बरस का किस्सा भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के काल में बीजेपी के स्वर्णिम काल के तौर पर है, क्योंकि जो भी निर्णय सरकारी तौर पर इस देश में लिए गए और लागू कराए गए उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। और हकीकत तो यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी वह बहुमत के साथ रहे, यानी बहुमत के आश्रय उन्हें किसी बात का इंतजार ना करना था, ना किसी फैसले पर कोई जिरह करनी थी। जो फैसला ले लिया राजनीतिक तौर पर उसे ही सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। और 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी निर्णय सरकार ने लिए वो चाहे सामाजिक तौर पर चीजों को प्रभावित करें या आर्थिक तौर पर करें, ध्यान दीजिए तो उसका सीधा लाभ सरकार को हुआ, बीजेपी को हुआ। लेकिन पहली बार परिस्थिति डगमगाई है और तीसरे टर्म में जिस सरकार को सरपट दौड़ना था वो सरकार लड़खड़ा रही है। अपने ही मुद्दों के आश्रय वह जिन बातों को लेकर उलझी हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी दूसरे को नहीं बल्कि अब बीजेपी को होने लगा है। और बीजेपी के पास ना तो मुद्दा बचा है, ना एजेंडा बचा है, ना ही विचारधारा बची है। यानी विचारधारा सत्ता को लेकर, एजेंडा आरएसएस की सोच के अनुसार और मुद्दे इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले। ध्यान दीजिए तीनों परिस्थितियां एक झटके में गायब हो चली है। इसीलिए जब सवाल पार्लियामेंट के भीतर वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर आया तो सरकार का साथ देने के लिए ना नीतीश कुमार खड़े थे और ना ही चिराग पासवान खड़े थे। और दूसरी तरफ जब मामला क्रीमी लेयर का आया तो चिराग पासवान तो यहां तक कह गए कि हम एक रिव्यू पिटीशन लेकर आएंगे। और वक्फ बोर्ड में तो आवाज आंध्र प्रदेश से भी आई, जहां पर चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि उनकी अपनी सत्ता जिन वोट बैंक पर टिकी हुई है उसमें मुस्लिमों की मौजूदगी है और वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का संशोधन का बिल आए। यानी चलती हुई सत्ता की जरूरत जब अपने सहयोगियों के आश्रय पर टिक जाए और अनुभव किसी सत्ता का सिर्फ इतना भर रहा हो कि वह जो निर्णय ले ले उसी निर्णय पर गवर्नेंस के तौर पर इससे पहले दिखाते बताते रहा हो, तो अब उसे एक नया अनुभव हो रहा है या फिर वो डगमगाहट आने वाले वक्त में संकट की परिस्थितियों को बीजेपी के भीतर पैदा करने लगी है। ये दो सवाल ऐसे हैं जो इस देश की राजनीति के साथ चलते हैं, उसमें जातीय समीकरण और दूसरी तरफ धर्म या कहें सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की परिस्थितियां। और ध्यान दीजिए बीते हफ्ते ये दोनों राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने खुलकर किए। और एक क्षण के लिए आप ये सोच लीजिए कि अगर बहुमत बीजेपी के साथ होता या 2014 या 2019 की परिस्थितियां बीजेपी के साथ होती तो क्या यह संभव था? जिस बात का जिक्र इस दौर में हो रहा है, सुबह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सांसदों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं और शाम की कैबिनेट होते होते निर्णय ले लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कोटे के भीतर कोटा, हम उसे लागू नहीं करेंगे। और क्या यह भी संभव है कि जिस वक्फ बोर्ड को धर्म से इतर कानूनी आवरण में रखा गया उसको भी जेपीसी के सामने भेजना पड़ गया, क्योंकि इस देश की सियासत इस बात की इजाजत देती नहीं है। दरअसल मौजूदा परिस्थितियों का सच कितना जटिल है या बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा है। और इन दो लकीरों पर चलते वक्त क्या आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति करवट ले लेगी? इन तीन सवालों के इर्द गिर्द आज चलना सीख लीजिए, क्योंकि कल रात में 10 बजे सरकार के प्रवक्ता के तौर पर अश्वनी वैष्णव जब आए तो उन्होंने एक एक शब्द जिस ध्यान से बोला और कहा वह भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था कि खास तौर से जिन्हें आरक्षण मिलता है एससी और एसटी में,
उनके सारे आरक्षण कहीं ना कहीं कुछ जातियां लाभ उठा ले जाती है और हाशिए पर जो सबसे गरीब तबका है उसको कुछ भी मिलता नहीं है। और इन बातों की कैसे शुरुआत हुई और मौजूदा राजनीति कहां आकर खड़ी है, उससे पहले अश्वनी वैष्णव की इस बात को सुनना चाहिए जो एक एक शब्द पर जोर देकर क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। असल में सरकार ने यूं ही एक झटके में निर्णय नहीं ले लिया। वो जानती है कि 2014 और 2019 के जो चुनावी परिणाम थे, 2024 में उनको अल्पमत में लाने वाले जो वोट बैंक है वो बड़ा वोट बैंक शेड्यूल कास्ट का है, यानी दलितों का वोट है जो उसे नहीं मिला। इस दौर में पिछड़े भी उनसे छिटकते चले गए और इस दौर में आरक्षण के साथ साथ संविधान का मुद्दा भी इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी। इसीलिए एक हड़बड़ाहट के साथ, क्योंकि बीजेपी ने इस दौर में सिर्फ एक ही विचार दिया है, एक ही विचारधारा को सामने लेकर आई है, चुनावी जीत सबसे बड़ी विचारधारा होती है और चुनावी हार का मतलब यह है कि जनता आपके साथ खड़ी हुई नहीं है। तो एक क्षण के लिए 2024 में जो दलितों का वोट था और किस तर्ज पर कांग्रेस या बीजेपी या फिर यूपीए या एनडीए या इंडिया और एनडीए को मिल रहा था, उस पर एक नजर भर डाल लीजिए। 2014 में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी जो कि आरक्षित है शेड्यूल कास्ट की। 2019 में 6 सीटें मिली, लेकिन 2024 में कांग्रेस की यह सीट बढ़कर 20 पहुंच गई। यहां पर यह समझ लेना होगा कि जो आरक्षित शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो 84 है। उस 84 में 14 में 7, 19 में 6 और 2024 में यह 20 सीट पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी 40 सीट जीती थी 2014 में, 46 सीट जीतती है 2019 में और एक झटके में उसके आधे पर आकर खड़ी हो जाती है। 2024 में 29 सीट जीत पाती है और अगर उसको आप इंडिया में भी तब्दील कर दें तो भी 39 सीट ही एनडीए जीत पाती है और दूसरी तरफ 33 सीट पर इंडिया गठबंधन पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बड़ा वोट बैंक दलितों का इस दौर में रहा वो राज्य दर राज्य बीजेपी से छिटकता चला गया और उसकी स्थिति किस रूप में है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के वोट बीजेपी के हक में इंडिया गठबंधन से ज्यादा पड़े, अन्यथा हर जगह वह नीचे चलती चली गई। उत्तर प्रदेश में 38% वोट इंडिया गठबंधन को मिलते हैं तो 26% वोट एनडीए को मिलते हैं। बिहार में हालांकि रेशियो बीजेपी के पक्ष में है और वहां पर साथ में चिराग पासवान का होना, जीतन राम मांझी का होना, नीतीश कुमार का होना, इन परिस्थितियों ने लाभ दिया और 60% वोट एनडीए के हक में गया, 40% वोट यहां पर इंडिया के हक में दिया। अब सवाल है कि जब आप कैटेगरी और क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में उन तमाम पारंपरिक राजनीति पर सीधा हमला होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कोटे के भीतर कोटे का सवाल अगर आएगा तो फिर राज्य सरकारों को यह चूज करना पड़ेगा कि जिन जातियों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है उन्हें मिलना चाहिए, उस पर आए उससे पहले। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार और चिराग पासवान ये पचा पाने की स्थिति में नहीं थे। और अगर इससे हटकर देखिएगा तो अब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं।
2024 के चुनाव में 46% इंडिया गठबंधन के हक में वोट गया दलितों का, और एनडीए के हक में सिर्फ 35% गया। हरियाणा में ये 67% गया इंडिया गठबंधन के हक में, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 25% गया एनडीए के हक में। और यह स्थिति कमोवेश राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना में 46% वोट गया इंडिया गठबंधन के पास यानी कांग्रेस के पास, और 33% वोट गया एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास, वहां भी कम है। कर्नाटक में भी सत्ता तो पूरी तरीके से डोल गई, क्योंकि 66% वोट कांग्रेस के हक में था और 33% वोट बीजेपी के हक में था दलितों का। तो कैसे जीतती वो? इस प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम 2024 का निकल के आया, उसने बीजेपी की राजनीति को परेशान कर दिया है। और उसके सामने बड़ा सवाल यह है कि सत्ता यानी चुनावी जीत, यह विचारधारा तो खारिज हो गई। अब बचा वो एजेंडा जिस पर आरएसएस काम करती है, या वो मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। संयोग से ये दोनों चीजें एक झटके में गायब हो गई है। और इस परिस्थिति में पहली बार कांग्रेस खुलकर कह रही है। पुरानी स्थिति होती तो अलग मुद्दा था, इस दौर में तो अब दबाव है, और यह दबाव विपक्ष का है, जनता का दबाव है कि आप उस रास्ते चल नहीं सकते हैं जो आपको राजनीतिक लाभ दे दे और गवर्नेंस के तौर तरीकों को आप दिखाते बताते चले जाएं। यह संभव नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया वो एक संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति को अभी भेजा गया है। 31 सदस्य हैं, 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। ये गैर संवैधानिक है, आपत्तिजनक है। बहुत सारी चिंताएं हमने जताई है, अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने वो चिंता जताई। देखिए, बुलडोज नहीं कर पाई। ये देखिए कैसा माहौल बदला है, जलवायु परिवर्तन कैसे आप देख रहे हैं। पिछले लोकसभा में ये बुलडोज हो जाता, इस लोकसभा में वो बुलडोज नहीं कर पाए और उनको समिति में भेजना ही पड़ा। तो कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास है, या इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत का एहसास अब संसद के भीतर हो चला है? लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि इसके बावजूद भी 240 सीटों पर बीजेपी खड़ी है। और मैसेज क्या है? मैसेज दरअसल यह है कि राज्य दर राज्य जो तमाम राज्यों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस या एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन को जो वोट मिले हैं, उसमें एक अगर आप मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए और गुजरात को छोड़ दीजिए, इससे हटकर आपको एक बिहार का हमने हिस्सा बताया, लेकिन उसमें बीजेपी के पास वो पूरे मंडल की राजनीति को समेटे हुए नेताओं की फौज साथ में खड़ी थी। तो कोई खिलवाड़ इस दौर में ना मंडल के नाम पर बीजेपी चला पा रही है और ना कमंडल के आधार पर चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बातों की शुरुआत क्यों हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने 20 बरस पुराना फैसला बदल क्यों डाला? क्योंकि 20 बरस पहले वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते, शेड्यूल कास्ट की जो पूरी कैटेगरी है उसको सब कैटेगरी में कोटे के भीतर कोटा नहीं रख सकते। लेकिन 20 साल पुराना फैसला उसने जब पलटा तो उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकारें एससी और एसटी के बीच जो क्रीमी लेयर की पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी होगी। और यह नीति इस तर्ज पर होगी, उसमें 2 शर्तें भी उन्होंने रखी थी कि किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं मिलेगा और दूसरा हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। अब सवाल है कि एक तरफ जाति जनगणना का सवाल और दूसरी तरफ पुख्ता डाटा जैसे ही निकल कर आएगा तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में जो ताकतवर जातियां मौजूद हैं वो राजनीति को डिगाने की ताकत रखती है और उनका संवाद अपने जाति समुदाय से कहीं बेहतर होता है, जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी हो या मुख्यधारा की राजनीति में सत्ता में ही क्यों ना बैठी हो। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर उदाहरण में यह भी बता चुका था कि 2006 में पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि समाज हो और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा की पहली वरीयता दी गई थी। और यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बताती है कि राजनीतिक तौर पर क्या राज्य दर राज्य एक ऐसी राजनीति समानांतर में खड़े होने का डर बीजेपी को लगने लग गया
क्योंकि उनके अपने सांसदों ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की और राज्य दर राज्य की परिस्थितियों को सामने रखा तो उसमें सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर थी कि आखिर भविष्य में राजनीति करेंगे कैसे, क्योंकि अगर जातीय समीकरण के आश्रय, जिसको सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कहती है, अगर उस आश्रय राजनीति साधी जाएगी तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी जिस हिंदूवादी पार्टी को सोच को लोगों के जहन में बसाई हुई है वहां मुश्किल हो जाएगी। तो समाज के भीतर की राजनीति का जो मूल मंत्र बीते 10 बरस से इस देश में चला आ रहा था और 2024 आते आते वो अयोध्या में भी खारिज कर दिया गया, उसने एक मैसेज दिया कि इस देश के भीतर में अब मंडल की राजनीति या जातीय समीकरणों की राजनीति बल पकड़ने वाली है। और इसकी दूसरी हकीकत यह भी है कि इस दौर में नौकरियां गायब हो गई, लोग पूरे तरीके से सरकार के लाभार्थी कैसे हों इस पर चले गए। और इन तमाम मुद्दों को जो चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त, हमें लगता है पहले एक तस्वीर देखिए, ये कल शाम की तस्वीर है, कल सुबह की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री से मिलने दर्जनों सांसद उनसे पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। असल में बैठकों के सिलसिले और सरकार के निर्णय के साथ 2-3 बड़ी बातें इस दौर में निकलकर खुले तौर पर आ गई है। पहली बात तो यह है कि क्या वाकई इस देश में एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति को अब काउंटर करने की स्थिति में इस देश की जातीय समीकरणों की राजनीति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और कहीं ज्यादा सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी बन चुकी है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में अगर आप आरक्षण या राजनीतिक सुविधाओं के मद्देनजर लाभार्थियों की तादाद जातियों के आधार पर जोड़ेंगे तो इसका लाभ किसको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, अब एक नए परसेप्शन को डेवलप करने की जरूरत इस दौर में आ गई है। लेकिन उससे पहले यह भी समझना होगा कि किस तरीके से जाति की राजनीति एक झटके में इस देश की जरूरत बन चुकी है। उस वक्त नौकरी की कमी है। केंद्र सरकार की सेवा में 2018-19 में जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोग थे उनकी तादाद होती थी 5,49,886, जो 2022-23 में गिनती के बाद पता चला कि बचे 3,18,255। और जो ओबीसी कैटेगरी है वह भी 2018-19 में 7,03,017 थी, जो घटकर 2022-23 में 4,15,799 पर यह ओबीसी का आंकड़ा है, जो नीचे आ गया, जो कि केंद्र सरकार की सेवा में कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी संख्या हम बता रहे हैं उसमें कैसे कमी आई। अब आरक्षण के लिहाज से या नौकरी के स्थान से या रिक्त पदों के लिहाज से तो उनकी संख्या हो जानी चाहिए, जितने रिक्त पद हैं भरे जाने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा सिर्फ केंद्र सरकार की सेवा में लगे कर्मचारी भर नहीं है, बल्कि इसके समानांतर अगर आप जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जिसको हम लोग पीएसयू कहते हैं, वहां पर भी अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आ रहे थे 2012-13 का आंकड़ा बतलाता है कि शेड्यूल कास्ट की तादाद जो थी पीएसयूज में वो लगभग 16,080 थी, जो 2022-23 में घटकर 8,437 हो गई। इसी तरीके से ओबीसी की तादाद 2012-13 में 26,500 थी और उसी ओबीसी की तादाद 26,500 से घटकर 20,156 हो गई। नौकरियां कम हो रही हैं और इन परिस्थिति में जातीय राजनीति और जातीय समीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने उसके ठीक समानांतर एक लाभार्थी की लकीर खींची, जिसको हम लोग कह सकते हैं 10% जब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम पर क्रिएट किया गया। लेकिन इन तमाम परिस्थिति में अक्सर आपने भाषणों में सुना होगा प्रधानमंत्री कहते थे कि हम अगर प्रधानमंत्री घर योजना दे रहे हैं, सड़क योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, नल से जल दे रहे हैं, इसमें हम देख नहीं रहे हैं कि वो किस धर्म किस जाति का है, वो तो सबका साथ सबका विकास के मातहत है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लाभार्थी की भी पूरी थ्योरी 2024 में फेल हो गई
और ये फेल होने की परिस्थिति ने मौजूदा राजनीतिक सत्ता को किस तरीके से डरा दिया है। डराना शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह कुर्सी से जुड़ा हुआ डर है, और जैसे ही कुर्सी पर खतरा मंडराएगा और कोई भी दूसरा राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जमीन को दिल्ली की सत्ता के खातिर कुर्बान होने नहीं देगा, यह एक सच नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनके जरिए वो चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो या फिर ये क्रीमी लेयर का सवाल जो कोटे के भीतर सब कोटे का सवाल था, उसमें खुले तौर पर उभर कर सामने आ गया। कोई अपनी राजनीति को खत्म करना नहीं चाहता है। यहां पर दो सबसे बड़े सवाल हैं, क्योंकि 2014 में जब जीत मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उस वक्त बीजेपी की जो ताकत थी, उस वक्त क्या आरोप लगते थे? बीजेपी पर आरोप लगते थे जिन्हें ये अपने साथ लेती है उसको हड़प लेती है, और इसीलिए उसके बाद अगर ध्यान दीजिए तो गठबंधन शिवसेना से टूटा, जनता दल यूनाइटेड से टूटा, अकाली दल से टूटा। बीजेपी ने 2019 आते आते इसकी भी तोड़ निकाली, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, बाद में नीतीश कुमार को वापस भी साथ ले आए। नए दोस्त जो पहले दुश्मन राजनीतिक दुश्मनी के साथ थे, चंद्रबाबू नायडू, उनको भी समेट लिया और एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें छत्रपों के सामने संदेश बहुत साफ तौर पर जाए कि उन्हें अगर लड़ाई लड़नी है तो इंडिया गठबंधन के भीतर होकर भी उन्हें बीजेपी से ज्यादा पहले कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह थ्योरी भी पहली बार फेल हो गई, और ना सिर्फ यह पूरी थ्योरी जब फेल हुई तो इसके समानांतर दूसरा मुद्दा जो था वो कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। यानी समाज में जो पारंपरिक परिस्थितियां थी, जो तबका वोट दे भी नहीं सकता था, मसलन दलित सोच नहीं सकता था कि यादव को वोट देंगे, उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण यह सोच नहीं सकता था कि बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, राजपूत और भूमियार इनके भीतर भी कुछ सवाल पैदा होने लगे, कुर्मी कोयरी में भी बहुत सारे सवाल आने लगे, और ये पूरी की पूरी उलट राजनीति इस दौर में जो निकल कर आई उसके भीतर भी दो ही मैसेज थे। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज था कि आर्थिक तौर पर मोदी काल में जो त्रासदी लोगों के साथ महंगाई के आसरे जुड़ती चली गई, नौकरी के ना होने की परिस्थितियों ने उसको और जितना मुश्किल बना दिया, उसमें पहला सवाल यही था वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो जो देर शाम घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे तो चर्चा रोजगार और महंगाई की करे, या फिर गरीब गांव में पंचायत या पेड़ के नीचे चार लोगों का झुंड जब बैठता तो बतलाता जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। और इसीलिए राजनीतिक तौर पर समाज के भीतर पहली बार वोटों को देने में एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देने लगा, और अब उसकी आहट पार्लियामेंट के भीतर आकर खड़ी हो गई जब सरकार ने सोचा कि अपने बूते बिल ले आएंगे, वो नहीं ला पाई। जब सरकार ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है, उसने एक सुझाव दिया है, उस रास्ते अगर कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान ले आएंगे तो आने वाले वक्त में राजनीति को साधा जा सकता है, वह भी हो नहीं पाया, और सरकार को उस राजनीति की लकीर पर लौटना पड़ा जिसमें विचारधारा हो, एजेंडा हो या मुद्दा हो, कुर्सी अपने पास बनी रहनी चाहिए। जितना झुकना है झुक जाइए, और झुकते झुकते जब खड़ा होने का वक्त आएगा तब तो ईडी, सीबीआई, आईटी से लेकर तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ रहेंगे ही। लेकिन जिस दिन आपने सत्ता गंवा दी, उस दिन विपक्ष के तेवर और तलखी का सामना आप कैसे करेंगे, यह सवाल हर किसी को बीजेपी के भीतर और मौजूदा राजनीतिक सत्ता के भीतर हर किसी को डरा रहा है। और उस दायरे में इस देश का नौकरशाह भी है, इस देश का मीडिया भी है। इसीलिए संसद के भीतर जो घटनाक्रम हो रहे हैं, या इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो आप थिरकन देख पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ इस दौर में बदलती हुई परिस्थिति और बीते 10 बरस का स्वर्णकाल जो बीजेपी के लिए था, वो सिर्फ बीजेपी के लिए था, ये मैसेज लोगों के भीतर अब समा रहा है। और उसी का दबाव है कि राजनीति
करवट ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।